अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी, उम्मीद करती हूं और दुआ भी हमारी हमेशा होती है रोज़ाना की बुनियाद पर कि आप लोग जहां कहीं हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों, सेहत में भी अच्छे हों और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही हो और आपका आज का दिन भी अच्छा चले और गुजरे भी। लेकिन आजकल का जिस तरह का वेदर है, जिस तरह का मौसम है, तो क्या आपने कभी वाकई सर्दियों की सुबह को महसूस किया है? वो लम्हा जब नरम धूप आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को छू रही होती है और हवा में ठंडक जो है वो हल्की हल्की आपकी जल्द को छू कर आपके दिल को खुश कर देती है। अब तसव्वुर करें कि एक कप गरम चाय का आपके हाथ में है, चाय की खुशबू है जो पूरे कमरे में फैलती है, हर घूंट के साथ सुकून की लहर आपके दिल में दौड़ती है और फिर अपने प्यारों के साथ बैठना, हल्की फुल्की बातें करना, हंसी की गूंज उठना, छोटे छोटे लम्हे जो बज़ाहिर हमें बहुत मामूली लग रहे होते हैं मगर हकीकत में ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात में से होते हैं। ये सिर्फ चाय का लुत्फ़ नहीं है, ये ज़िंदगी की सादगी है, खुलूस है और प्यार का जश्न है। नरम धूप की किरणें हैं, हल्की हवा है और दिल को छू जाने वाली गुफ्तगू, सब मिलकर एक लम्हे को यादगार बना देते हैं जो हमेशा दिलो दिमाग में ज़िंदा रहते हैं हमारे। तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं आप? अभी अपने लिहाफ से निकलें, अपने बिस्तर से उठें और अपनी आज की सर्दियों की जो सुबह है उसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं। एक कप चाय लेकर अपने प्यारों के साथ बैठें, इन लम्हात की कदर करें क्योंकि यही छोटे छोटे लम्हात ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ होते हैं और जब ये लम्हात गुजर जाते हैं तो फिर हमें याद आते हैं। तो इसलिए जब वो याद आएँ तो अच्छे लम्हात हमें याद आने चाहिए, उनके लिए आज से ही हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए, उन लम्हात के ऊपर। तो जैसे हम तो यहाँ पर मौजूद हैं आपके लम्हात अच्छे बनाने के लिए। आप भी अपने घर वालों के साथ बैठें, चाय का कप पकड़ें और हमारा शो देखना शुरू करें ताकि आपका अगले आने वाले जो कह लें कि मिनट्स हैं, लम्हात हैं, वो भी अच्छे गुजरें। तो हम भी आगे बढ़ते हैं जनाब। बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से क्योंकि लाहौर में रात गए सिलेंडर धमाका हो गया है जिसके नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जो कि एक अफसोसनाक अमर है। और ये कोई लाहौर में पहला सिलेंडर धमाका नहीं है, लाहौर में ये साल का पहला सिलेंडर ब्लास्ट है जो फ़िरोज़पुर रोड पर बैंक स्टॉप के करीब एक बेकरी में हुआ है जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। अब यही हम थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं कि शहर में गैर मयारी सिलेंडर्स दर हकीकत चलते फिरते मिनी बम है। साल 2025 की बात की जाए सिर्फ, जिसमें लाहौर भर में 121 LPG सिलेंडर ब्लास्ट हुए जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हुए और 131 ज़ख्मी हुए। सिलेंडर धमाका इस कदर शदीद होता है कि कम से कम 4 से 7 अतराफ की जो इमारतें हैं ना उनको भी ज़मीन बोस कर देता है। इसके अलावा रिक्शों में, मुसाफिरों की मज़दा गाड़ियों में भी ये सिलेंडर चलते फिरते बम हैं। बच्चों की बहुत सारी स्कूल वैन्स हैं जिनमें ये LPG सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं जो माजी में मुख्तलिफ हादसात का बाइस भी बनते रहे हैं और आइंदा भी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। तो आज का जो मौजू है वो गैर मयारी गैस सिलेंडर्स पर है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक्सपायरी का भी कोई तसव्वुर नहीं होता कि एक बार जो चीज़ हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो जब तक वो मुकम्मल नाकारा ना हो जाए तब तक हमारे इस्तेमाल में वो रहती है। इस पर बात करने के साथ साथ हम LPG की कीमतों पे भी बात करेंगे कि मकामी सतह पर मनमाने इजाफे पर बेची जा रही है और उसके ऊपर कोई रिट नहीं कायम की जा रही है, क्या वजह है इसकी। तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए इरफान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि चेयरमैन है LPG एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। इरफान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। इरफान साहब, अभी ये जो कह लें कि साल 2026 का पहला हादसा पेश आया LPG सिलेंडर की वजह से कि अभी रात गए ही, ये कल की ही बात है, 5 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और अगर 2025 की बात कर ली जाए, 2026 की बात कर ली जाए, जिस तरह मैं एदादोशुमार बता रही थी, तो ये तो चलते फिरते मिनी बम हैं जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, जो रिक्शों में यूज़ हो रहे होते हैं, मस्जिदों में यूज़ हो रहे होते हैं, बच्चों की वैन्स में यूज़ हो रहे होते हैं। कब तक इसी तरह हम लोगों की जो है ना वो जानों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और कई सालों से आपके साथ मौका मिला बात करने का। और आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक होता है। मैं अभी मुल्तान गया, ओगरा की तकरीब थी जो लास्ट बोदर ब्लास्ट हुआ, तो उनको चेक किए ओगरा की टीम ने। और वहाँ पे तो जब मुझे सवाल किया और मेरा स्पीच का मौका आया, तो मैंने जो चीफ गेस्ट थे यूसर रज़ा गिलानी के बेटे कादिर गिलानी साहब, तो मैंने उनको हाथ बांध के कहा, मैंने कहा सही आप इनको चेक मारने आए हैं, ये जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं, जिनके घर के वारिस दुनिया से जा चुके हैं, तो आप एक घर से, मैंने कहा सही बुरा ना माने, जान की मान चो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट करनी है। पूरी दुनिया खड़ी थी। मैंने उनको कहा ये सवाल मुझे करते ये बम ब्लास्ट ये बंद क्यों नहीं होते। मैंने कहा ये सवाल हर जगह होता है मेरे साथ, और मेरी इतने सालों की काविश, और सब मीडिया के दोस्तों की सब बैठे हुए तो ये सवाल करते हैं। अब मैं सवाल आपसे करता हूँ, आप एक घर से 3 MNAs MPA और चेयरमैन सेनेट हैं, और आपके हल्के में ब्लास्ट हुआ है, तो जिनकी जो अपने घरों में जमानतें लेके भी चले गए, और अगले दिन डीजी खान में बोदर ब्लास्ट होता है। यानी बोदर ब्लास्ट से दर्जने जाने मुल्तान में गई, डीजी खान में बोदर ब्लास्ट हो, सिलेंडर तो छोड़े, बात कर रहे हैं अगली तो मैंने कहा जी अगले दिन क्या होता है कि डीजी खान के मुकदमा ही खारिज हो जाता है। तो मैंने कहा ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा आप देखें कि मेरी इल्तिजा है कि मैंने इतने सालों से कानून साजी में तरमीम के लिए 1860 की तरमीम की, अभी जो कानून चल रहा है उसकी 3000 रुपये सिर्फ जुर्माना है। सिलेंडर बनाए, बोदर बनाए। अब मैं कई दफ़ा आपके शो में ये बात कह चुका हूँ, अल्लाह ना करे मैं तौबा इस्तग़फ़ार, ये घर 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 ये मौत या खिलौने जा चुके हैं। और उसके बाद अगली चीज़ कि जो गैर मेरी बोदर घूम रहे हैं, हज़ारों की तादाद में घूम रहे हैं, जिनके पास ना तो लाइसेंस है और गैर मेरी चादर के बने हुए हैं, और वो पूरे का पूरा शहर उड़ा देंगे। तो ये आप लोगों जैसे LPG के दुकानदार जिन्होंने दुकानें बनाई हुई वही बेच रहे हैं ना, वही इन मिनी बम्बों को बेच रहे हैं। लोग ले जाते हैं उनको, वो तो ये समझ के लेके जाते हैं कि ये मयारी हैं, उनको तो नहीं पता कि ये गैर मयारी सिलेंडर्स हैं। बिल्कुल सादा को लोगों को नहीं पता। मैं फिर ये बात रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जब तक सख्त कानून नहीं होगा, कानून जो मैं चेयरमैन ओगरा का मशहूर हूँ, उनकी लीगल टीम का बेहद मशहूर हूँ, मेंबर ज़ैनुल आबदीन का और सरमद असलम का, उनकी पूरी लीगल टीम उन्होंने बनाई। देखिए 3-4 साल से हमने लेजिस्लेशन में तरमीम के लिए 14 साल सजा, 10 करोड़ पे जुर्माना, वो मैं चारों सूबों से बना के ओगरा की टीम ने हमने मिल के वो सारा कुछ ला के लॉ मिनिस्ट्री में रख दिया। 2 साल लॉ मिनिस्ट्री ने काम नहीं किया। फिर लॉ मिनिस्ट्री में मेरा झगड़ा हुआ, ठीक ठाक किस्म का वहाँ झगड़ा हुआ। मैंने फिर वो जो लेजिस्लेशन है वो उन्होंने कहा जी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में भेज दें। आज 1 साल हो गया है। मैं कहता हूँ जनाब कोई शख्स निकले, सिर्फ असेंबली में पेश करना है कि जिस बंदे को 14 साल सजा होगी, जिनको 10 करोड़ पे जुर्माना का, वो कुछ तो रहम खाएगा। ये गुजरावाला में सैकड़ों कारखाने बने, आप और मैं कितनी कोशिश कर चुके, एक कारखाना बंद नहीं हुआ। एक बंद होता, सील होता है, 5000 3000 जुर्माना होता है, वो खुल जाता है। नहीं तो ये माफियाज इतने स्ट्रांग हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये मैं हुकूमत वक्त तो कह रहा हूँ आपसे, बहुत ताकतवर हैं। वो लाशें गिराते जा रहे हैं, हम लाशें उठाते जा रहे हैं, और कई सालों से कानून साजी इस मुल्क में नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताएं, आजकल फिर LPG की कीमतें भी बढ़ती जा रही, मनमाने रेट हैं, और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मनमाने रेट लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हो रही है या इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे रेट्स? देखिए सप्लाई चेन जब तक ऊपर से LPG इंपोर्ट आती है, हाँ। सप्लाई ओगरा अथॉरिटी या बाकी इदारे जब तक सप्लाई चेन को नीचे तक ठीक नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है। अरबों रुपए की डेली ब्लैक मार्केटिंग, अरबों रुपए की। मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे हथकड़ी लगा के भी यहाँ दुनिया टीवी के बाहर से गिरफ्तार कर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इन चोर चक्को लफंगों को, इन ब्लैक माफिया को किसी ने आज तक लगा। ये ताकतवर लोग हैं, ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल आप इनका दीन अमान पैसा है, इनके लिए मौत, बच्चे की मौत मर चुका है। ज़मीर मैंने कहा इनका मर चुका है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती। चुका है ज़मीर। अच्छा देखिए, हमें छोटी सी बात है, मैंने ये जो हमारी ओगरा की नोटिफिकेशन आती है तो उसके अंदर 4 सालों से मार्जिन की बात हो रही है। हमने सबने बैठ के मिलकर कहा जी इस मार्जिन को बढ़ा दे ताकि आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा, ताकि ब्लैक मार्केट का रास्ता बंद हो जाए। हम वो नहीं करा सके। हम मीटिंग करते जा रहे, हम वो मार्जिन का मामला हम अपने अंदर जो गलतियां हम दूर नहीं कर सके। चलिए, ये तो मार्जिन की बात और है, जो गैर कानूनी सिलेंडर्स के खिलाफ तरमीम जो है ना लेकर आने की कोशिश की जा रही है वो नहीं आ रही है, तो मार्जिन तो फिर बहुत दूर की बात है।
मैं कहता हूँ कई साल मुझे गुजर गए, मुझे चारों सुबह ने मुझे मायूस नहीं किया, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। इवन आज़ाद कश्मीर, इवन मैं चेयरमैन ओगरा का नाम इसलिए बार बार लेता हूँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सही है। ज़ैनुल आबिदीन ने हिम्मत नहीं हारी, उनकी लीगल टीम ने हिम्मत नहीं हारी। आज उन्होंने बना के उन्होंने सेनेट कमेटी में रख दी है। और चले हम भी मेरी एक अपील है, हमारे शहर के बहुत खूबसूरत इंसान है वज़ीर दाखिला, उनके पास पड़ी हुई, आप खुद ही मेहरबानी कर दें तो असेंबली में चली जाए और किसी को हथकड़ी लगेगी, हम भी और सबके लिए एक सबक आमूज़ वो चीज़ होगी जब किसी को सज़ा होगी इसके ख़िलाफ़ कि वो गैर कानूनी सिलेंडर बेच रहा है। तो जैसे इरफान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात ऐवानों तक पहुंच जाए, हम भी अपनी कोशिश जारी और सारी रखेंगे कि हम हमारे थ्रू भी ये चीज़ें आगे पहुंचाई जा सके। इरफान खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम सेहत के हवाले से, और सेहत में आज हमने कमर दर्द के हवाले से बात करनी है। कमर दर्द एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम बड़ा ही अक्सर मामूली समझ लेते हैं और उसको मामूली समझकर नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि शायद इसका कोई हमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। मगर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का तकरीबन हर तीसरा इंसान इस तकलीफ़ से गुजर रहा है और हम में से 80% लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त कमर दर्द का शिकार ज़रूर होते हैं। ज़्यादातर कमर दर्द रोज़मर्रा की गलत आदतों का नतीजा होता है। आमतौर पर गलत आपका बैठना, मुसलसल मोबाइल फ़ोन या पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना या जिस्म को आराम ना देना, इसमें कमर दर्द के मसाइल का बाइस बन सकता है। अब ऐसा दर्द उमूमन चंद दिन में ठीक हो जाता है और यही वो लम्हा होता है जहां हम सुख का सांस लेते हैं, लेकिन ख़तरा वहां शुरू होता है जहां दर्द खामोश नहीं रहता है। जब कमर दर्द जो है वो टांगों तक फैलने लगे, जिस्म सुन्न होने लगे, नींद उड़ा दे या 3 माह गुजरने के बाद भी साथ ना छोड़े, तो ये सिर्फ दर्द नहीं होता, ये एक वार्निंग होती है। लिहाजा बर वक्त इलाज ना करवाने से कौन कौन से जिस्मानी मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फैसल मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर फैसल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर फैसल? कमर दर्द एक ऐसा मसला है जो कि हर किसी को इस वक्त कह लें कि फेस करना पड़ता है, वो यंग एडल्ट्स में हो जाए, वो बुज़ुर्गों में हो जाए, या फिर वो कहीं ना कहीं बच्चों में भी ये चीज़ पाई जा रही होती है। तो ये क्या वजह है कि कमर दर्द की रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और क्यों होती है हमारी कमर दर्द? एक तो हमें इसकी समझना चाहिए कि कमर का हमारी ज़िंदगी में जिस्म में बुनियादी कलीदी किरदार है और ये एक मजबूती की अलामत है। कहते हैं ना, फलां वाक़े ने मेरी कमर तोड़ दी, तो इसका मतलब है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है और अगर इस पर कोई डैमेज आ जाए और ज़ाहिर है कोई हिस्सा मजबूत होता है तो बाज़ दफ़ा उस पर ज़िम्मेदारी भी उतनी होती है। हम अगर बैठे भी हैं, लेटे भी हैं, तो हम अपनी कमर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रही होती हैं। और इसके अलावा चूँकि कमर के आगे आपका एब्डोमेन पड़ा है जिसमें बहुत सारे अवामिल अगर किसी पैथोलॉजी का बायस बन जाए तो वो कमर दर्द का हिस्सा बन सकते हैं। फिर कमर चूँकि पट्ठों, हड्डियों, मोहरों से बनी हुई है, तो कोई भी ऐसी वजह जिसको मस्कुलो स्केलेटल कॉज कहते हैं वो भी कमर दर्द का बायस बन सकती है। तो किसी भी इंसान में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कमर में कभी भी कहीं भी कमर दर्द बन सकता है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, यूजुअली देखा जाता है कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं, पेन्स होती हैं जो खुद होती हैं और ख़ुद ठीक भी हो जाती है। मतलब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वर्क है या फिर बहुत ज़्यादा बोझ उठा लिया है तो वो ख़ुद से ठीक हो जाती हैं। कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो प्रोसीड करते जाते हैं, मुसलसल रहते हैं। वो कितनी देर तक, अगर आपका एक पेन है कमर में रह रही है 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, जो आपको वार्निंग साइन दे रही होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती? अगर तो देखें, सबसे पहला वार्निंग साइन है कि अगर दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही है, विच इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, तो फिर आप चाहे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आप मतलब आप पहले चल रहे थे और बिल्कुल बेड पे आ गए हैं, तो दिस इज़ अ वार्निंग साइन। कोई भी माइल्ड कमर दर्द अगर 3 माह से ज़्यादा रह रही है तो इसका मतलब अंदर कोई ख़राबी है जो आम पट्ठों के खिंचाव वजह नहीं है, कोई आम रोज़मर्रा के मसाइल में कोई ऐसा मसला नहीं है, तो कोई ना कोई वजह है जिसको ढूंढने की ज़रूरत है। और इनको कहते हैं रेड फ्लैग्स। इसके अलावा अगर आपको टांगों में दर्द जा रही है, पाँव या टांगों का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना, कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाना, और कमर से हमारा पेशाब पखाने का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिसे कार्डियक क्वाइनेक्स सिंड्रोम कहते हैं।
अगर आपको कोई ऐसा हिस्सा अनयूजुअली प्राइवेट एरियाज़ में से सुन हो रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ख़ास तौर पे ये अमल तब अहम हो जाता है जब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमनली ये देखा जाता है। इसके अलावा आपके अगर वेट लॉस हो रहा है, आपको शाम को बुखार होता है और नाइट स्वेट्स आते हैं, तो इसका मतलब अंदर कोई इन्फेक्शन है, जो कि बाज़ दफ़ा पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्यूबरकुलोसिस की भी वजह एक हो सकती है जो कमर दर्द की बायस बनती है। बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जैसे पानी का ना पी पाना और विटामिन डी की कमी है, बैड पोस्चर है, अर्गोनॉमिक्स है। जितने भी हम वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं, हमें कमर की ट्रेनिंग, बैठने का तरीका ये बताया नहीं जाता, हमारे टेबल टू चेयर हाइट रेशो मुनासिब नहीं होती और हम कंफर्ट या ईज़ जोन में बैठते हैं, हम उस पोस्चर में नहीं बैठते जिसमें कुदरत के जो खम है कमर के वो प्रिजर्व रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़ास तौर पर ये जो बैठने वाला जिनका काम होता है ऑफिसेज में, जैसे हमारे यहाँ पर भी 8-8 घंटे ऐसे लोग हैं, और ख़ासतौर पर जो आईटी वाले लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर पे काम करना होता है, वो तो बैठे ही रहते हैं मुसलसल, उनमें कमर दर्द ज़्यादा हो जाता है। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या वो मुकम्मल तौर पर कमर दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं जिनका बैठने वाला काम है? अब देखिए कि एक जो जनरली हम जो बैठते हैं दैट इज़ कॉल्ड सी पोस्चर। सी पोस्चर होता है कि हम बिल्कुल अकड़ू बैठ जाते हैं। दिस इज़ अ पोजीशन ऑफ ईज़, लेकिन दैट लीड्स टू डिसीज़। ठीक है ना? तो आपने मेंटेन करना है अपने पोस्चर को इस तरह कि आपका जो निचला हिस्सा है वो आगे को, जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं, और जो चेस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा सा काइफोसिस में जाता है। तो ये नॉर्मल पोस्चर्स हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जिसका मकसद हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो उसमें रहे। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो L5 वर्टिब्रा पे आएगा तो फिर हमारी कमर दर्द अमूमन नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा बैठ के हमारे देखने वालों को बता दें, मतलब हमारे शोल्डर क्या बहुत ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए, झुके नहीं होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए? देखिए ये जो बैठना है ना सारा दिन, अब आपके इसमें पीछे सारे मसल स्ट्रेच्ड हैं। अच्छा, हम ये जो इस तरह बैठ में है ना, लेकिन आपके ऊपर अनड्यू स्ट्रेन पड़ रहा है और मसल्स आपके स्ट्रेच हो जाएंगे, जिससे वो काम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। यह है बैठने का तरीका। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप चीज की तरफ ना जाएं, चीज आपकी तरफ आनी चाहिए। और दूसरा है कि हम अमूमन झुक के कोई वजन उठाते हैं तो आप कूलों के बल ना झुकें, आप घुटनों के बल झुकें, यानी नीज बेंड कर लें। और कमर दर्द में मैं कहता हूँ कि आप रकू करते वक्त हल्के से घुटने बेंड कर लें तो आपको इस इबादत की डिलीवर करने में भी आसानी हो जाती है। तो बैठने के वक्त आप अपनी टेबल टू चेयर हाइट ऐसी रखनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ना हो, बहुत लो चेयर ना हो, बहुत हाई चेयर ना हो, तो आपका रेशो ऐसी हो कि आपको बहुत ज़्यादा इंक्लाइन ना यूज़ करना पड़े। लैपटॉप यूज़ करने के लिए या IT के लोगों के लिए मैं कहूँगा इंक्लाइनर यूज़ करें। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि वो इंक्लाइनर, जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हुए रेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ऐसे असिस्टेंट्स ले लें जहाँ आपको अगर 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैठना है तो आप अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग से और किसी डॉक्टर की गाइडेंस से बेहतर तौर पे आप उस अपने अमल को सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी के अंदर, हामला ख़वातीन के अंदर भी कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इवन दो के ज़चगी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी कमर दर्द में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और फिर कहा जाता है कि अब ये सारी ज़िंदगी आपकी रहेगी कमर में दर्द। इसकी क्या वजह होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समझता हूँ इस पर तो एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि आपने आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। फीमेल में वैसे भी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है गायनी के इश्यूज़ की वजह से। फीमेल्स का बोन मैस कम होता है, मसल मैस कम होता है, ग्रोइंग एज में उनके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं और अमूमन वो घरों में समझती हैं, जैसे पानी की बोतल उठा के ख़वातीन आ जाती हैं, वो 19 लीटर की होती है और फीमेल बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर दिस हैवी वेट। तो हमें उसमें 2 चीज़ें देखनी है। प्रेगनेंसी में फिर वैसे ही 4-5 रीजंस हैं। एक आपका वेट गेन हो रहा होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि मसल्स टाइट होते हैं, वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। दूसरा है कि आपके हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। रिलैक्सन एक हार्मोन है, वो आपके लिगामेंट्स को लैक्स कर देता है, जिससे आपके मोहरों में गैर मामूली प्ले आ जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरा है कि ऑकवर्ड पोस्चर हो जाता है, ख़ास तौर पे जो आखिरी ट्राइमेस्टर है, इसके दौरान आपके अब्डोमेन की शेप की वजह से आपके मोहरों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे को झुक जाता है। तो उसके अलावा अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, बहुत सारी हमारी बहनों को अगर प्रेगनेंसी में नॉजिया रहा है, वॉमिटिंग रहा है, तो उनका इंटेक कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हाँ। फिर हार्मोन्स के ज़ेरे असर उनको बहुत सारी चीज़ों से दिल चल जाता है, दूध से दिल चल जाता है, तो उसमें फिर उनका कैल्शियम विटामिन डी लेवल कम होने से ख़ास तौर, और फिर कोई गायनी की कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कि इस खास पीरियड में जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इन सब में कमर दर्द की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब खाने पीने के हवाले से भी तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए ना। पहले हम देखते थे हमारी माएँ जिनको कमर दर्द भी होती थी, लेकिन वो बचपन में जैसे पंजीरी बनाया करती थी, ऐसी देसी चीज़ें खाया करते थे, तो ये भी काम आती थी बहुत ज़्यादा। देखें जितनी लाइफ पहले टफ थी, हाँ, तो वो तो उस वक्त तो सारों को बीमार हो जाना चाहिए था, क्योंकि मतलब हमारी फीमेल्स माएँ ख़ास तौर पे ग्रैंड पेरेंट्स थे,
उन्होंने वो अमल किए हैं। कहते हैं हम इतना वजन उठाया करते थे, उठा लेते। देखिए अब तो हमारी हर चीज रिमोट कंट्रोल है। आपको तो उस वक्त पंखा चलाने के लिए भी बटन चलाना पड़ता था, अब तो आप रिमोट से हर चीज कर लेते हैं। तो आपकी वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धोने का अमल तब हाथों से धोया करते थे, ठीक है ना। हम अब हमारे ब्लैंकेट्स आ गए हैं, वरना पहले मुझे याद है कि हमारी माएँ रजाइयाँ निकाल के उनको बकायदा रुई चेंज करवानी, और वो सारी घर की ख़वातीन करती थी। गंदम एक बहुत बड़ा अमल होता था, उसको धोना, खुश करना, उसको सारा करना, जो अब चक्कियाँ कर देती हैं। तो आपको और बच्चों के लिए मेरे बताएं कि अब तो ये टैब्स आ गए हैं, वरना माओ ने अमूमन बच्चा कोई उठाए होता था और घर के काम भी कर रही होती थी। तो उनके लिए फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था, जिसमें एक तो उनकी डाइट बहुत अच्छी थी। जब से हम ये फार्मी चीज़ों पर आए हैं, हमारी डाइट बहुत कंप्रोमाइज़ हुई है। घरों में चीजें पकती थी, अब हम बाजार से लेते हैं, बाजार से लेके और देखें जो माँ बहन बेटी बीवी बना सकती है, वो एक बाहर का बंदा तो नहीं कुक करेगा ना। तो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, फिर अब हम टेस्ट कॉन्शियस हो गए हैं। अब हमारे बच्चों को अगर हम देसी मुर्गा दें तो वो कहेगा ये क्या रबड़ दे दिया मुझे, तो वो ब्रायलर ही खाएगा। तो हमने टेस्ट डेवलप कर लिया हुआ है, अब हम बाहर से बनी बनाई चीजें ले लेते हैं जिसमें टेस्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यू। एक कॉलर है, अहमद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम वो मेरे ना ये कुछ 2-4 दिन हुए मेरी कमर में दर्द होने शुरू हो गई। मैं लेटता हूँ ना तो बैठता हूँ, उठा नहीं जाता। जब मैं चलता फिरता हूँ फिर ठीक रहता है। ठीक है, वो फिर मैं ये बस बैठता हूँ ना, मेरे से उठा नहीं जाता। 2-4 दिनों में हुई। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 2-4 दिन इनकी बात से लगा, एक तो ये है कि ये जब खासतौर पर लेटे हैं, उठे हैं तो करवट लेके उठें। अच्छा। हम सीधा उठते हैं और सीधा ही बिस्तर से उतर आते हैं। आप करवट लें, अपने पहलू पे आएँ, टांगे नीचे उतारें पहले, और एक हाथ से अपने आप को बेड पे सपोर्ट करें, आपको उठना आसान हो जाएगा। ठीक है। खास तौर पे लो सीटिंग अवॉइड करें, इनको नहीं चाहिए कि अकड़ाऊँ बैठें जब तक इनका मसला हल ना हो जाए। और आप चेयर सीटिंग करें, अगर आपको बैठना भी पड़ जाए तो साथ कोई स्टूल रख लें, उस पर हाथ रखें, उठाएं। बेल्ट के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होगा इनको बैठते उठने में। और हल्का सा गर्म पानी का, किसी गर्म बॉटल का मसाज करके, टकोर करके, कोई भी ट्यूब या ऑलिव ऑयल रात को लगा लें, और उम्मीद है कोई साथ कोई मसल रिलैक्सन ले लें तो इनका मसला हल हो जाएगा। मसला रहे तो फिर एक्सरे करवा लें। जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे चलने में आसानी होती है, चलने में मसला नहीं होता, जब मैं बैठ जाता हूँ या लेट जाता हूँ तो उठा नहीं जाता। इनके ये बेसिकली मसल वीक हैं, जो उस पोस्चर चेंज में इनको सपोर्ट नहीं करते। अच्छा। इनको मैं वही बात कहता हूँ कि जो कमर की एक्सरसाइजेज हैं वो कमर को ही फ़ायदा देती हैं, बाकी कोई एक्सरसाइज कमर को फ़ायदा नहीं देती। ओके, तो आप साथ साथ अपने कमर की मजबूती के लिए एक्सरसाइज आपको सोशल मतलब यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगी, इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती हैं। वो पिक्चर्स हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इवन आपने सही कहा, यूट्यूब से है। और एक बेल्ट का इस्तेमाल कर लें, कुछ मसल्स डेवलप करेंगे, डाइट अच्छी करें, थोड़ा सा पोस्चर बेहतर करें तो मसला हल हो जाए। अच्छा, खवातीन को भी वैसे बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको कमर में मसला होता है और वो घर के काम काज कर रही होती हैं? देखिए, अगर तो बहुत शदीद दर्द है और आप हैवी काम में इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है। और बेल्ट को बड़े आपको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना है, ना ही 24 घंटे लगाना है, क्योंकि जैसे किसी का आप सांस रोक देते हैं तो बॉडी ब्रीथ करती है। सेकेंडली है कि आप उसको लगाएं उस वक्त जब आपको किसी तकलीफ का सामना है, कोई वेट उठा रही हैं आपने, खास तौर पे आपने किसी चीज़ को हाथ डलवाना है। सही है। हमारे यहाँ 3 जगहों पे लोग मार खाते हैं, बेड, बॉटल और बैटरी। इन पे जब वो खींचते हैं तो अमूमन ये वेट आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, उनको बैक एक आए। ऐसी कंडीशन में जब आपको कोई अनयूजुअल अनअवॉइडेबल वेट उठाना पड़ जाए तो आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हमने टोटली कमर दर्द के हवाले से बात की है कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और वो कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर आप उसको पहले ही एड्रेस नहीं करते हैं, उससे बचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो डॉक्टर फैसल मसूद हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, आप आए। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से। आपको पता है कि लाहौर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर लाहौर डेवलपमेंट के हवाले से, वो जारी व सारी हैं। और प्रोजेक्ट का जो फ़ेज़ 1 है, उसके बाद फ़ेज़ 2 की भी तैयारी की जा रही है। इस हवाले से अब तक की क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे।
काम कब तक मुकम्मल होगा? दूसरा, बसंत के हवाले से भी हमने बात करनी है कि ज़िला इंतज़ामिया क्योंकि अगले महीने बसंत मनाने की तैयारी की जा रही है, क्या प्लान किया गया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DC लाहौर हैं सैयद मूसा रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इन तमाम तर चीज़ों के जवाबात। DC साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। DC साहब, बताइएगा, ये लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ख़ास तौर पर जो लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 1 है, उसके बाद अब फ़ेज़ 2 भी जारी है, कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा? और दूसरा ये कि महफूज बसंत के हवाले से बताइएगा, क्या प्लान आउट किया गया है, क्या लायामल अपनाया जाएगा? 60% काम जो है वो टेकअप हो चुका है और उसमें हम 20% कंप्लीट भी कर चुके हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ, जो हमारा फ़ेज़ 1 था दैट स्टैंड्स कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2025 और उसमें हमने जो है 5600 स्ट्रीट्स जो है वो ले की हैं लाहौर में डिफरेंट जोन्स में। विल मेक श्योर कि उन दिनों में हम जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउ करें, लाहौर में प्रोवाइड करें लोगों को। वो इस वजह से कि जो हमारे बाइकर्स हैं उनकी सेफ़्टी हमें अजीज़ है, तो उसके साथ साथ हम सेफ्टी रॉड जो है वो प्रोवाइड करेंगे मोटरसाइकिलिस्ट को, फ्री ऑफ कास्ट करेंगे और मेक श्योर कि उन दिनों में कोई भी बाइक जो है बगैर सेफ्टी रॉड के अप्लाई ना करे लाहौर की रोड्स पे। दूसरा, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से था, जो भी हमारे सेलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं डोर और पतंग के, उसमें जो डोर के स्पेसिफिकेशंस हैं, वी हैव मेड श्योर कि वो कॉटन का थ्रेड हो और वो बारीक डोर हो, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ना हो कि वो किसी नुकसान का बायस बने। और अल्टीमेटली ये लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, मेक श्योर कि ये सेफ़ हो। नॉनदलेस लोगों की ज़िम्मेदारी है, लाहौर के लोगों की, कि बसंत को सेफ़ बनाने के लिए वही डोर लें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, जो पतंग उन्होंने यूज़ करनी है, जो गवर्नमेंट का साइज़ है वो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उन दिनों में जब भी अगर आप बाइक पे निकलते हैं लाहौर में बाय, तो सेफ्टी रॉड लगा के निकलें। 15 जनवरी हम प्रोवाइड भी करना शुरू कर देंगे अपने सेफ्टी रॉड्स। और लोगों से यही गुजारिश है कि उन 3 दिनों में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेफ्टी रॉड्स अवेलेबल होंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे लाहौर पे, तो इसमें उनको कोई कास्ट का भी इशू नहीं होगा। अपने आप को और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें। और अगर लाहौर को ये बसंत आने वाले सालों में चाहिए तो ये लाहौर के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे और इस फेस्टिवल को मेक श्योर करें कि आने वाले सालों में भी हो। ठीक है जी, हमारे साथ DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जो भी तरक्याती काम चल रहे हैं लाहौर शहर के अंदर वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे। और महफूज बसंत मनाने के हवाले से भी उन्होंने हमें बताया कि अगर लाहौरियों को चाहिए कि आने वाले सालों में भी वो इस फेस्टिवल को मनाएं, तो इस साल जो बसंत होगी उसको महफूज तरीके से मनाएं ताकि आने वाले सालों में भी इसको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है अलाइन किया जा सके। बहुत शुक्रिया DC साहब आपका। आगे बढ़ते हैं और अब टोरंटो मार्केट की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर मौजूद हैं। आपको पता है कि ब्रॉयलर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं और उस पर हमने बात करनी है कि क्या सूरत हाल है, क्यों ब्रॉयलर जो है इतना महंगा होता जा रहा है। और टोरंटो मार्केट में विजिट्स किए जा रहे हैं फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ SOPs जो है ना वो बनाए गए हैं वहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो जो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से तय किए गए SOPs है उनके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। अब्दुल कादिर, इस वक्त आप टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं, बताइएगा वहाँ पे जो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से SOPs बनाए गए हैं उनके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे टोरंटो मार्केट के हवाले से बात की जाए तो ये वही टोरंटो मार्केट है जहाँ पे कभी जो है वो कचरा और कीचड़ और गंदगी और हिफ़्ज़ान सेहत के असूल जो है वो हवा में उड़ाए जाते थे। लेकिन जब से इसे जो है मॉडल जो है वो मार्केट बनाया गया और इसकी रिवैम्पिंग की गई, इसके बाद जो है वो हालात कदरे जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं और सफाई सुथराई के इंतज़ामात जो हैं वो भी जो है वो ख़ासे तब्दील ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि LWMC, फूड डिपार्टमेंट और दीगर जो सरकारी या ज़िले महकमे हैं उनकी जानिब से गाहे बगाहे जो है वो यहाँ पर जो चक्कर लगाया जाता है, विज़िट किया जाता है और यहाँ पे जो है वो तमाम मामलात को जो है वो देखा जाता है। अगर सूरत हाल पे बात की जाए तो पहले से कदरे जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है और जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और हुकाम है वो भी दुकानों पर जो है वो गोश्त के मेयार को और सफाई के इंतज़ामात को जो है वो
जो है वो विज़िट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं वो भी जो है वो थोड़े से जो है वो नाला है कि हर वक्त जो है इन पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, क्योंकि जो ब्रायलर की जो गोश्त बनाना है या उसे ज़िबा करना है, उस मामलात के हवाले से जो है वो अभी जो इन दुकानदारों को जो है उस तरह आदत नहीं है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, तो अब जो है लेकिन इन पर भी अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। और ठीक है जी, टोरंटन मार्केट की सूरत हाल के हवाले से और कि वहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से नए SOPs तय किए गए हैं, उनके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है उस हवाले से बात कर रहे थे। और साथ ही साथ चिकन के प्राइस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं, रीजंस क्या हैं, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट करते। थैंक यू सो मच अब्दुल कादिर। आगे बढ़ते हैं, कुछ सर्दियों के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्दियों में जनाब इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स पे भी जाना है, आप लोगों ने भी जाना है, मैंने भी जाना होता है। तो ऐसे में होता है कि जनाब सर्दी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है हमें, कि कपड़े ऐसे कौन से पहने जाएं कि इवेंट को अच्छे तरीके से हम इंजॉय भी कर लें और सर्दी भी ना लगे कि बाद में आके हम बीमार ना पड़ जाएं। तो ऐसा कौन सा फैब्रिक हमने यूज़ करना है, या कोई शादी आ गई है, कोई बर्थडे आ गई, कोई गेट टुगेदर आ गया है, उस पर अगर हमने जाना है, रात का इवेंट ख़ास तौर पर अगर हमने जो है ना वो अटेंड करना है, तो किस तरह का अटायर, किस तरह का ड्रेस हमने पहन के जाना है जो ट्रेंडी भी लगे, जो अच्छा भी लगे और जिसमें सर्दी भी हमें ना लगे। तो उसके ऊपर हमने बात करनी है। फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सायरा रिजवान है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सायरा जी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा जी, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपको पता है। हाँ, और आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन ये की जा रही है और ज़्यादा जो हमारा टेम्परेचर है वो ड्रॉप होना है और सर्दी बढ़नी है। एग्जैक्टली, तो ऐसे में सर्दी बढ़ रही है और शादियों के फंक्शंस भी होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कपड़े हम पहने जिसमें हम कंफर्टेबल भी रहें, अच्छा भी, ट्रेंडी भी लगें और साथ ही साथ जो है ना वो हम सर्दी से भी बचें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जैसे सर्दी पहले दिसंबर में हमारी पीक पे होती थी, लेकिन अब इट्स मूविंग टुवर्ड्स जनवरी और फरवरी की तरफ भी। तो जो आपने ड्रेसेस का कहा है, हम लोग तो आजकल सबसे ज़्यादा जिस पे काम किया और हॉट सेलिंग आर्टिकल भी थे ये वेलवेट के थे, क्योंकि वेलवेट कीप्स यू लिटिल वार्म, एक कंफर्टेबल फीलिंग आती है पहन के और आपको ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज विंटर इज़ अ सीज़न फॉर लेयरिंग, तो आप लेयर करें विद शॉल्स, विद ब्यूटिफुल स्कार्व्स, विद यू नो जो भी आपकी कश्मीरी आपका आर्ट है, भावलपुर की शॉल्स होती हैं, कानी शॉल्स हैं इसमें, तो हमारे वैरायटी ऑफ शॉल्स आपको डिस्प्ले और लोगों को दिखाने का भी मौका मिलता है, क्योंकि यू कैन लेयर देम विद अ सिंपल आउटफिट और इवन विद अ वर्कड आउटफिट। तो उसमें वेलवेट के साथ आप हाथ का काम भी कर सकते हैं, मशीनी काम भी है, तो इट्स अ वैरायटी वेयर यू कैन शोकेस योर यू नो क्लोजेट, क्योंकि आप लेयरिंग भी करते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यू नो वी कैन यू नो डिवाइड आवर वार्डरोब अकॉर्डिंग टू फैशन और अकॉर्डिंग टू द ओकेजन जिसमें हम जा रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि भाई हम अगर शादी पे जा रहे हैं ना, तो हमने बहुत ही कोई अच्छा सा कपड़ा पहन के जाना है, ड्रेस पहन के जाना है, लेकिन उसमें सर्दी भी लगनी है। हमारा ये भी तो दिमाग माइंडसेट होता है ना कि उसमें सर्दी भी लगेगी। अगर बहुत सा पतला सा कपड़ा पहन के जाएंगे वो ट्रेंडी तो लगेगा, लड़कियों को सर्दी नहीं लगती। वेलवेट में हम स्लीवलेस भी बना रहे हैं, वेलवेट देख के स्लीवलेस, लेकिन वो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर जो लोग नहीं भी पहनना चाहते, दे कैन यू नो उसको जाली की स्लीव्स भी लगा लेते हैं, ऑर्गेन्जा की स्लीव्स लगा देते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी कंफर्टेबल एंड, तो हम इंसर्ट्स थोड़ा इंसर्ट्स ऑर्गेन्जा के डाल देते हैं ताकि ट्रेंडी भी लगे। और वेलवेट के इटसेल्फ अगर वो हों और कैमरिक के हों, खद्दर के हों कपड़े, तो यू नो वो तो कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद आप इनर वेयर पहन सकते हैं, यू नो आप खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए। अगर आपको मेरी तरह ज़्यादा सर्दी लगती है तो बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली, लेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने ऊपर ही स्वेटर पहनने, आपने शॉल्स लेनी है, आपने कोट भी पहन लेना है, आपने वो अगर वार्मर्स आप पहनने हो ना आपने, और उसके ऊपर लाइट फैब्रिक भी आप, तो फिर आपको इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती है और ज्यादा फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ती, आप बिल्कुल स्लीक लगते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग, और या मुझे पर्सनली भी लगता है कि मैं स्वेटर और शॉल्स बहुत ज्यादा कैरी कर लूं तो इट गिव्स मी अ वेरी हैवी लुक। हाँ, तो वो और आपको एक बर्डन भी लगता है अपने ऊपर। तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल के हाउ कंफर्टेबल दे आर, क्योंकि
है बीइंग कंफर्टेबल इज स्टाइलिश। अगर आपने बहुत अच्छे ड्रेस भी पहने हैं लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे, हाँ कभी आप यहाँ कर रहे, कभी आप कहाँ कर रहे, कभी खींच रहे, तो यू नो इट डजंट लुक नाइस। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, एक कलर टोन में। आपने फिर जो कपड़े पहने हैं, जिससे मेकअप किया है, जो ज्वेलरी है, दिस हाउ यू कैरी इट। सो इट्स नॉट बेसिकली कि आप लाख का जोड़ा पहन लें या 10,000 का पहन लें, इट्स वो आपका होता है कि आपने कैरी किस तरह किया है। बहुत से लोग लाख का पहन के भी लगता नहीं है कि उन्होंने लाख का पहना, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। और कुछ लोग सेकंड हैंड कपड़े पहन के भी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही इन्होंने महंगे कपड़े पहने हुए। तो इट डिपेंड्स कि आप कैरी किस तरह करते हैं अपने ड्रेसेस को। तो कुछ ड्रेसेस आप लेकर भी आई हैं, तो वो दिखाएं भी हमारे देखने वालों को, ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया हो जाए उनको कि अगर उन्होंने किसी शादी पे जाना है, उन्होंने किसी इवेंट पे जाना है, तो आइए उधर चलते हैं। तो उनको आइडिया हो कि वो किस तरह का स्टाइलिंग कर सकते हैं इवेंट के अकॉर्डिंग, शादी के अकॉर्डिंग। कोई भी इवेंट है तो क्या क्या हमारे पास ड्रेसेस हैं? अच्छा, वेलवेट में मैं आई हैव बॉट अ लिटिल वैरायटी। जैसे मैंने खुद अगर पहना हुआ है तो माय ड्रेस इज लाइक सिंपल वन। आप ये इंटरव्यूज हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, लंच है या डिनर है उसके लिए। और दिस टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस वेरी लाइट कलर्स इन वेलवेट। ठीक है, जैसे मैं अभी पतली सी लग रही है। दिस इज 9000 माइक्रो वेलवेट है, जिसकी क्वालिटीज होती हैं जी। और वो जो बारीक वाली होती है जी 11,000 भी है इसमें। फ्रेंच वेलवेट भी होती है इसमें। 5,000 पहले हम यूज करते थे, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी होती थी। बट दिस इज लाइक जो जितना कपड़ा पतला होता है, इट गिव्स वेरी रिफाइंड लुक। तो इसकी बहुत, अगर आप इस पे हाथ टर्न करके देखें, शेड्स नहीं आते, तो इससे गुड क्वालिटी वेलवेट। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे मैं बता रही थी कि लाइट पिंक कलर यूज किया है, तो इसी तरह वी हैव स्किन बेज कलर। ये भी हाथ का इसमें काम है, और ये भी बर्थडे इवेंट्स और यू नो लाइट डिनर्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा फोर्टे इज हैंडवर्क। तो जो हम हैंडवर्क करते हैं उसमें बिल्कुल स्टेटमेंट पीस होता है कि बहुत फुल मैं भरती भी नहीं हूँ काम को, लेकिन आई गिव इट अ लिटिल ऑन द स्लीव्स एंड मतलब ये आप ढोलक पे पहन के जा सकते हैं, कोई बर्थडे इवेंट हो गया उस पे पहन के जा सकते हैं। मतलब बहुत आपने दुल्हन भी तो नहीं ना बन के जाना, मतलब लाइट वेट हो और बड़ा लाइट सा भी हो। वेडिंग गेस्ट भी होते हैं, और मेरे ख्याल में जितना मिनिमल हो इतना ज्यादा अच्छा होता है। एग्जैक्टली, कि दुल्हन को दुल्हन ही रहने दे, आप थोड़े कम कपड़े उसको ओवर शैडो नहीं हमने करने जाना होता। आपको गेस्ट के अपीयरेंस के तौर पर ही लगना चाहिए कि आप एज अ गेस्ट आए हैं। अच्छा, इसी में अगर लाइट में मैं एक और दिखाऊं, और जो मैं मुनीबा भी आपको भी सजेस्ट करूंगी, ये कि आपके शो के लिए भी बिल्कुल ठीक है। इट्स अ डीप यू नो प्लम कलर, और इस पे सिल्वर हमने सिरोस्की स्टोन से इस पे काम किया हुआ है। सो इट गिव्स अ मॉडर्न स्लीक लुक, और स्ट्रेट बिल्कुल कट है। और जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, वी मेक पाउचेस पोटली विद आवर ओल्ड ड्रेसेस टू मिनिमाइज द वेस्टेज। ठीक है। और इसमें अगर मैरून आ जाए, देखो मैरून एक कलर इंस्टेंट, इट गिव्स यू अ फेस्टिव लुक। तो मैरून डीप कलर के अंदर अगर आपका ये नेकलाइन का काम है इसमें भी, और हैंडवर्क भी हुआ हुआ है। ये मैं आपको जैसे ऑर्गेन्जा इंसर्ट्स का बता रही थी, ये ऑर्गेन्जा का आगे है। हाँ, ये थोड़े से इंसर्ट्स करके और स्टाइलिश करके यहाँ पे कर यहाँ पे हमने ये कर लिया। ये जैसे दुल्हनों की बहनें होती हैं वो पहन सकती हैं, भाभियां पहन सकती हैं। इसके दुपट्टे पे हमने स्कैलप्स वाली लेस दी है, एंड इट आल्सो कम्स विद ट्राउजर। अब इसमें यहाँ पे हम कट भी कर सकते थे ऑर्गेन्जा का, लेकिन माय क्लाइंट्स बीइंग मॉडेस्ट, तो वो चाहते हैं कि कवर्ड ड्रेसेस हो, वरना हम इसको कट भी कर सकते थे। अच्छा, ये भी वही वाली वेलवेट है जो 9000 वाली? 9000 माइक्रो वेलवेट है, और ये सब अड्डे का काम हुआ हुआ है, हाथ से काम हुआ हुआ है इस पे, विद पर्ल्स एंड यू नो दबका एंड कोरा। मतलब पहले हम देखते थे बहुत मोटी मोटी वेलवेट आती थी ना, वो उसमें लोग कहते थे सर्दी नहीं लगेगी इसलिए मोटी वेलवेट लेकर आए। इसमें भी नहीं सर्दी लगेगी? इसमें सर्दी नहीं लगती, नहीं इसमें सर्दी नहीं लगती, लेकिन वो ज्यादा रिफाइंड नहीं थी, वो वैसे वेट में ज्यादा थी, लेकिन उसका जो है ना इम्पैक्ट इतना वो नहीं था, मतलब फाइन नहीं थी अगर आप उसका हाथ से देखो। तो दिस इज अ लिटिल फाइनर क्वालिटी। ठीक है जी। ये 9000 है, इसके बाद 11 भी आती है, तो उसके बाद फ्रेंच वेलवेट वो और ज्यादा बारीक हो जाती है। जी, और ज्यादा बारीक हो जाती है, लेकिन वो गर्म होती है। जैसे अगर आप देखो पश्मीना शॉल कितनी इस तरह हाथ में आ जाती है, इस तरह जब उनको करते हैं, लेकिन वो कितनी गर्म होती है। वो एक रिंग के अंदर से आप उस पूरी शॉल को गुजार सकते हैं, लेकिन इट गिव्स अ वेरी वार्म लुक आल्सो। उसके बाद ये काफ्तान तो मेरे ख्याल से गए ही नहीं है फैशन से। जी एग्जैक्टली, आउट ऑफ ट्रेंड हुए ही नहीं है। हाँ,
एग्जैक्टली और ये हाथ का काम है, इस पे भी फ्रंट बैक, और ये भी बर्थडे इवेंट, वलीमा इवेंट पे बहुत स्टाइलिश मतलब लगता है। ये भी एक कह लें कि आइडिया ले सकते हैं कि आप वलीमे पे पहन सकते हैं। ये ब्लैक कलर में है, ऊपर ब्लैक कलर में, इसके बैक साइड पे भी काम है। दिस इज अच्छा, यू नो लाइक इस ठीक तरह है, ये वो उसके फ्रंट पूरे बैक बाजू पे के काम ऊपर, है। ठीक है जी। मतलब आप इसके ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। ये सिल्वर और गोल्डन मिक्स करके काम हुआ हुआ है, और इसके साथ आप चोकर पहन के ज्वेलरी एक्सेसराइज करें तो इट्स अ वन पीस बट इट्स अ कंप्लीट ड्रेस। आपको कोई 10 गरारे लहंगे वो सब पहनने की जरूरत नहीं है। Exactly. वन कंप्लीट ड्रेस एंड वेरी स्टाइलिश कि एक ड्रेस लेके आपने यू कैन यू नो पेयर इट विद टाइट्स और कुछ आपको ओवर बर्डन होने की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी कंफर्टेबल कैरिंग इट और बहुत स्टाइलिश। इसके बाजू भी देखे कितने स्टाइलिश हैं, मतलब उन्होंने वो पर्ल्स के साथ, जी पर्ल्स के साथ इसको हमने अटैच किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मतलब आई होल्स नजर आएंगे लेकिन इट विल नॉट मतलब इतना बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी, आपको एक कूजी लुक ही वो देगा कि आपका फैशन भी हो जाएगा, ट्रेंड भी आप फॉलो कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप जो है ना वो कह लें कि सर्दी से भी बचते होंगे। तो ये इसके साथ भी आपको जो है ना ये पोटली मिलती है साथ। ये मेरे ख्याल से सायरा का सिग्नेचर हो गया हुआ है, हर कपड़ों के साथ जो है ना वो हमने पोटली देनी है। Just to, you know, add value to the शॉल्स के ऊपर हम dress एंड पे आएंगे। हम पहले ड्रेसेस दिखा देते हैं लोगों को कि किस तरह का आइडिया ले सकते हैं वो अपकमिंग इवेंट के लिए, वो क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा देखिए अभी जो है ना वी हैव वैरायटी ऑफ, मतलब हमने लॉन्ग शर्ट्स भी रखे हैं। वो हमने लॉन्ग शर्ट्स के साथ ट्राउजर था। हाँ जी ये प्लेन ट्राउजर। अच्छा ये इनके साथ प्लेन ट्राउजर्स थे, यू नो स्ट्रेट पैंट्स थे। अभी मेरे अगर ख्याल में आपको बताऊं कि यहाँ पे 4-5 ड्रेसेस हैं तो दिस इज द हॉट सेलर। अच्छा हाँ क्योंकि लोग बस इस नेकलाइन के पीछे वेरी नाइस। और फिर हम वी ब्रॉट इट ऑन द जी काफ्तान के हमने शर्ट के दामन पे भी लिया है। ये दामन पे भी आपको सेम वही लगेगा जी हैवी ड्रेस बनाने के लिए। अच्छा इसके साथ भी स्ट्रेट पैंट्स हैं। स्ट्रेट पैंट्स हैं इसके साथ, ठीक है। लेकिन वही बात है कि वैरायटी, आप स्ट्रेट पैंट भी पहन लो, आप इसके साथ गरारा कर लो, आप जामावार का कर लो, प्लेन कर लो। थोड़ा सा ये भी बताएं सायरा जी, कर सकते हैं सायरा जी के अगर जिनका जो टॉल गर्ल्स होती हैं उनके लिए क्या लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती हैं उनको, यहाँ पे शॉर्ट शर्ट्स भी वो पहन सकती हैं? देखिए टॉल जो लड़कियां हैं उनको तो शॉर्ट शर्ट भी अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जो शॉर्टर लेंथ की होती हैं लड़कियां या हाइट की होती है उनको आप अगर लॉन्गर लेंथ दें तो एक इल्यूजन लगता है कि आप लंबे हैं, हाइट लगती है। और उसके अलावा अगर कॉन्ट्रास्टिंग कलर पहने, हाई कॉन्ट्रास्ट कि आपने ब्लैक शर्ट पहनी है और वाइट पैंट्स पहने, तो वो नहीं पहनना चाहिए। अच्छा हमेशा लंबा दिखने के लिए आपको मोनोटोन कलर्स पहनने चाहिए। फिर आपको अपने ट्राउजर्स जो है वो अपने शूज को अगर कवर कर दें तो वो भी आपको एलोगेटेड लुक देते हैं जी। तो ये यू नो एक साइंस है थोड़ी सी जो लोगों को समझने की जरूरत है कि हाई कॉन्ट्रास्ट ना करें। फिर उसके बाद बॉडी प्रोपोर्शन को अगर आप हाफ में डिवाइड कर देंगे तो आप छोटे लगते हैं। ठीक है, मतलब जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है उनको इस तरह की लंबी शर्टें पहननी चाहिए। बिल्कुल, और मोनोक्रोम पहनने चाहिए, मतलब एक ही कलर का पहनना चाहिए, ट्राउजर चेंज नहीं होना चाहिए, वही कलर होना चाहिए जो आपकी कमीज का कलर है। अगर आप वही देखें ना, अगर आप ब्रेक कर रहे हैं ना कलर तो वो आपको फिर आपको और ज्यादा छोटा और ज्यादा शॉर्टर जो है ना वो दिखाएगा। तो ये टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है। अब जैसे थोड़ी सी लंबी लड़कियां होती हैं उनके लिए ये वो शॉर्ट शर्ट भी पहन सकती हैं, जिस तरह हमने ये ग्रीन वाला दिखाया था। हाँ ये भी है, देन ये भी जो है, हाँ जी ये भी था प्लाजो के साथ, वो ये वाला भी पहन सकती हैं शॉर्ट शर्ट। जो थोड़ी सी लंबी लड़कियां हैं वो ये भी पहन सकती हैं, वो लंबी भी पहन सकती हैं। अच्छा जो शॉर्ट लड़कियां होती हैं उनके लिए ये वाली जो मैक्सी है जो फुल ड्रेस होता है वो अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको बहुत इल्यूजन देगा लॉन्गर हाइट का। और अगर आपने फिर साथ हील्स वगैरह पहन लो, फिर उसको कवर्ड कर लो, ये आपकी लेंथ यहाँ तक हो जाए तो आपको ऐसे लगे इतनी लंबी है ये, तो ये इल्यूजन ये देता है। तो इसमें सम टैक्टिक्स हैं व्हिच यू नीड टू यू नो स्टडी, किस तरह आपको कपड़ों को जो है ना स्टाइल करना चाहिए। जैसे अगर आप थोड़े से हैवी सेट के तो फिर आप ओवर साइज कपड़े ना पहने, ठीक है, फिर आप स्ट्रक्चर्ड फिटेड कपड़े पहने। बेशक रवाज जो है वो ओवर साइज का है, वाइड ब्लैक पैंट्स का है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आपको और वाइड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम आप जैसे डिजाइनर्स को बुलाते रहते हैं ताकि आके हमारी ऑडियंस को गाइड कर सकें कि भाई हमने किस तरह के कपड़े पहनने, किस तरह के नहीं पहनने। और आजकल जैसे इवेंट्स भी चल रहे हैं, विंटर को भी हमने एंजॉय करना है, तो उसमें आपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं, जो अभी हमने आपको पूरी कलेक्शन बता दी है, आइडियाज हमने आपको दे दिए। अब आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप वो उनको तैयार करें और इवेंट को एंजॉय करें और विंटर्स को भी एंजॉय करें। सायरा रिजवाना हमारे साथ
साथ मौजूद थी। साहिर जी, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें आइडियाज़ दिए कि किस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे तालीमी इदारों पर आजकल तवातुर से बात हो रही है कि उनमें तलबा पर बहुत प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स हैं और भी बहुत सी बातें होती हैं, और अक्सर हम इसी बात पर दुख कर रहे होते हैं कि ये तालीमी दर्सगाहें कम और प्रेशर ग्रुप्स ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में यही मॉडल है। तालीम और तदरीस का अमल कमोबेश हर जगह एक जैसा होता है। लंदन चले जाएं, पेरिस, न्यूयॉर्क या कहीं भी आप चले जाएं, असाइनमेंट्स तो बच्चा वहाँ पर भी बनाता है। वहाँ भी बच्चे मुख्तलिफ ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। वहाँ भी मुख्तलिफ थिंक टैंक्स नौजवानों के मसाइल या उनसे जुड़े किसी इशू पर रिसर्चेस कर रहे होते हैं और मसले का हल ढूंढते हैं। जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल उलट कल्चर है। ये डिजिटल ज़माना है। हर किसी को सोचना समझना चाहिए कि इस दौर में चैलेंजेस भी ज़रा मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर कि नौजवान नस्ल रील्स, टिकटॉक या फिर इंस्टा की लत का शिकार है और फिर एक दूसरे के देखा देखी फौरी वो मुतासर भी हो जाते हैं और जल्द उकता भी जाते हैं। यूँ कह लें कि जनरेशन जी के मसाइल कुछ और तरह के हैं जिन पर बात होनी चाहिए। उन्हें हर चीज़ के मुतल्लिक जानना चाहिए। मोबाइल हाथ में है और ये सब देखते जा रहे हैं। इनकी इमोशनल वेलबींग पर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जज्बाती तौर पर बहुत जल्द फैसले ले लेते हैं जिनका नुकसान भी फिर उन्हीं को भुगतना पड़ता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारी जनरेशन जी, जो नौजवान नस्ल है, वो इतनी जल्दी जो है ना कह लें कि वो फैसला साजी कर लेती है जिसका नुकसान फिर उन्हीं को ही उठाना पड़ता है। प्रेशराइज इतना क्यों होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, हम भी इन सारी चीज़ों से गुजर के आए हैं, इन प्रेशर से गुजर के आए हैं। तो इनको ज़्यादा प्रेशर क्यों लग रहा होता है? वो तालीमी बोझ का हो जाए, वो क्लासरूम में अटेंडेंस का हो जाए या बाकी मामलात के हवाले से हो जाए। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू। डॉक्टर अली, ये जो आजकल मामलात चल रहे हैं जनरेशन जी या यंग जनरेशन के हवाले से, हमारे ये तालीमी इदारों पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जिस तरह ख़ुदकुशी की गई है 2 बच्चों की तरफ से, एक तलबा थी, एक तालिबा लड़का था। तो अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो बच्ची जो है वो भी क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर, घर घर पर बात हो रही है कि जी जो तालीमी इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं बच्चों को। बट हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाहर जाके तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर हमारे पे पड़ रहा होता है। हमने हर चीज़ खुद करनी होती है। यहाँ पर हम फिर भी कहीं ना कहीं चैट जीपीटी का सहारा ले लेते हैं, अपने किसी सीनियर फ्रेंड का सहारा ले लेते हैं, सीनियर कज़न का सहारा ले लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं। वहाँ पर जाके तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर भी ग्रुप्स होते हैं जो आपको प्रेशराइज करते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्यों, हमारी नौजवान नस्ल दिल बर्दाश्ता हो जाती है, क्यों जज्बाती तौर पर कमज़ोर है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2 पहलू हैं इसके। सबसे पहले तो बात बिल्कुल ठीक है कि स्टडी है, कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रेशर भी आएगा और वो हमें उन प्रेशर से गुजरना ही पड़ेगा अगर किसी नौजवान ने लाइफ में कुछ बनना है तो। अब ये तो चीज़ हो गई। दूसरा इसका एंगल ये है कि देखें यहाँ पे जो आज का स्टूडेंट है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। आजकल के स्टूडेंट पे पहले वाली जनरेशन से ज्यादा प्रेशर क्या है। प्रेशर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक स्टडी का तो प्रेशर है ही है, वो तो चलें हम कहते हैं कि एक नॉर्मल प्रेशर है, वो तो हर एक को थोड़ा बहुत लेना चाहिए। हम भी तो उन प्रेशर से गुजर के आए हैं डॉक्टर अली। जी बिल्कुल, यही बात है, हम भी गुजर के आए हैं। जैसे मैंने बताया कि वो प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, उसको हमें लेना चाहिए। लेकिन आजकल एक और 2 मसले भी तो है ना। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी तो मसला है ना कि उनको फाइनेंशियल प्रेशर भी साथ आ गया है। घर वालों से उन एक्सपेक्टेशंस भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके जो पेरेंट्स हैं करते हैं कि जी आपने स्टडी भी करनी है, उसके अलावा फिर फाइनेंशियल बर्डन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो आजकल इस माशरे में वो खुद अर्न भी कर रहे हैं, साथ अपनी फीस वगैरह पे कर रहे हैं। तो आप देखें ये एक सेकेंड एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। उसके अलावा आप देखें कि थर्ड प्रेशर जो है, ये ज़रा थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट के बेहतरी के लिए
देखिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आजकल मसला भी तो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर भी आ गया है और ये तालीम के नाम पे आया। अक्सर लोग कहते हैं जी तालीम, मैं कहता हूँ जी कहाँ पे है तालीम, मुझे दिखाएं इस माशरे में तालीम कहाँ पे है। हम अपने आप को कंपेयर तो कर लेते हैं फॉरेनर से, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, लेकिन अब देखें कि आजकल क्या हो रहा है, डिग्रियों की भरमार हो रही है। डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ आजकल की जो डिग्रियां हैं ना, वो सिर्फ तलीमी अखराजात की रसीदें ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो डिग्रीज लेके स्टूडेंट बाहर जाते हैं अपने माशरे में तो उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो आप देखें कि ये भी आज के स्टूडेंट पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि फीसिस भी दे रहे हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको अपना कोई मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं नज़र आता, क्योंकि इतने ज़्यादा वो जो डिग्रीज आजकल मैं तो समझता हूँ बढ़ रही हैं कि जिससे मसला ये हो गया कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा। एक तो देखें आप, ये एक एक्स्ट्रा उन पे प्रेशर आ गया। अच्छा, दूसरा ना एक चीज़ ये भी है कि जब हम किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को या किसी भी चीज़ को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमें ये भी देखना है कि जो लोग उससे मुतल्लिक हैं उनकी हमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। अब आप देखें कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखें कितना मुकद्दस प्रोफेशन है टीचिंग, टीचर्स को सलाम, टीचर्स की मैं कहता हूँ अजमत को सलाम। लेकिन ना बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात भी तो हैं ना कि कुछ ऐसे लोग भी माशरे में पाए जाते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। पहले जैसे होता था, आजकल तो मार नहीं प्यार हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, पहले का टीचर तो सारी वो जो घर की जितनी जो उसको घर की फ्रस्ट्रेशन टेंशन होती थी वो छोटे बच्चों की आके सारी पिटाई करता था। आजकल क्या हो गया, इस लेवल पे क्या हो गया, ये यूनिवर्सिटीज लेवल पे क्या हो गया, अब ये फ्रस्ट्रेशन किसी और तरह से निकल रही है, पिटाई तो नहीं हो रही, लेकिन आप देखें कि ये एक मामूल बन गया है कि बाद का स्टूडेंट जो दिल बर्दाश्त हो जाता है उसको टॉन्ट किया जाता है। देखिए एक चीज देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करनी है, उनको जिंदगी के लिए तैयार करना है, उनमें ऐसी स्किल्स जो हैं वो देनी है जो कि वो उनको जिंदगी में काम आए। लेकिन ज्यादातर ये भी देखा गया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्किल्स जो कि नेचुरल टैलेंट होता है वो देखा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आके वो टैलेंट वेस्ट हो जाता है। फिर स्टूडेंट अच्छा ये भी एक प्रेशर है स्टूडेंट पे, ये भी सोचता है कि क्या करना है, पढ़ के जॉब तो मिलनी नहीं है, मिल जाएगी मुझे जॉब या नहीं मिलेगी, क्या होगा मेरे मामलात। तो एक तो ये प्रेशर आ गया, लेकिन ना उसके अलावा एक ऐसा प्रेशर भी है जो कि ना के तालीम की वजह से है, ना ही हालात की वजह से है, ना ही वाकयात की वजह से है, वो हमने हमारे स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर खुद ही प्रेशर डाला हुआ है, जिसकी वजह से आजकल मसले मसाइल होते हैं। अब उसको आप कोई भी नाम दे लें, उसको आप दिल का प्रेशर कह लें, उसको आप आजकल कोई मोहब्बत का प्रेशर कह लें, कोई भी प्रेशर कह लें, आजकल के बहरहाल स्टूडेंट पे ये प्रेशर तो है और ये ना खुद ही उन्होंने खुद ही बनाया हुआ है। आई अग्री कि आपने जो भी सारी चीज़ों पे बात की है कि प्रेशर्स यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारों में होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, मैं ठीक है अग्री करती हूँ आपकी इस बात से, लेकिन क्या इसका हल यही है कि आप अपनी जान ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इतना बड़ा कदम उठा ले जाके आप इतनी जज्बाती तौर पर कमजोर हो चुके हैं। बिल्कुल कोई इसका ये हल नहीं, बल्कि ये तो किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। अब ये देखें ना, ऐसा होता क्यों है, करते क्यों है, हुआ क्यों ये। देखिए ये एक बात याद रखें कि तालीम का जो मकसद होता है ना, वो स्टूडेंट को जज्बाती तौर पे मैच्योर और मजबूत बनाना भी होता है। अगर लेट्स से कोई भी स्टूडेंट ऐसा कुछ भी करता है कहीं पे भी सारी दुनिया में, तो उसको तो उसकी गलती तो है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन गलती पेरेंट्स की भी है और इर्द गिर्द के बड़ों की, वो टीचर्स कह लें या कोई भी है, कि हमने स्टूडेंट को इतना जज्बाती तौर पे मजबूत नहीं बनाया। देखे ना, उनको इतना मजबूत जो है जज्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे, वो किसने बनाना था? वो तो बच्चे हैं, वो तो अभी टीनेजर्स हैं। अब ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम अपने बच्चों को इतना ज्यादा मजबूत बनाएं। लेकिन हमें तो कहा जाता था कि हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे, सख्तियां सहेंगे, मुश्किलात सहेंगे जिंदगी की, तब जाके ये मजबूत बन जाएंगे, जज्बाती तौर पर भी और फिजिकली भी ये मजबूत हो जाएंगे, मेंटली भी मजबूत हो जाएंगे, इमोशनली भी हो जाएंगे। तो बच्चों को हम करेंगे या उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस होंगे वो उनको मजबूत बनाते हैं? दोनों ही करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंसेस भी मजबूत बनाएंगे। देखिए बात ये होती है कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। कुछ लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस से मजबूत हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एक्सपीरियंसेस से कमजोर हो जाते हैं, कि मुश्किलात से कमजोर हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं ना। अब ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों को साथ साथ गाइड भी करते जाएं। देखिए इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रेशर नहीं ले सकता, भैया आपको तो प्रेशर लेना चाहिए, जिंदगी में तो बड़े बड़े प्रेशर आएंगे, लेकिन देखे ना हमने उन पे कितना ज्यादा प्रेशर डाला है ना, और खुद उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर डाला है। ये जो मैं आपको बात कर रहा था मोहब्बत का प्रेशर, लेकिन
ये जो इनके दिमागों में जो चीजें घुस गई है ना, ये जो लैला मजनू हीर रांझा आजकल हर जगह जगह पे खुद साख्ता पाए जाते हैं, इसका बड़ा प्रेशर होता है। आप देखेंगे ज्यादातर मामला जिनमें ऐसे होता है कि किसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया होता है, जो भी हमने डिस्कस किया, इनमें से बड़े सारों का मसला यही होता है जी कि इनको जी दिल का प्रेशर है। अब इसमें बात ये है कि जो दिल का मोहब्बत का प्रेशर है, ये जो चीज है, अब मैं समझता हूं कि इसमें बच्चों से ज्यादा जो उनसे पहले वाली जनरेशन है, हम या उनके वालिदैन जो हमसे भी पहले के, अच्छा वो जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदार कैसे हैं कि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, बताया नहीं, पढ़ाया नहीं। ये जो सारी चीजें वो ऐसे करके सोचते हैं और उसके बाद ये ट्रॉमाज लेते हैं, परेशान होते हैं। ये तो सारा इन्होंने फिल्मों और ड्रामों से सीखा। अगर हम, कितनी अच्छी बात है मुनीबा, हम बच्चों को ये बता दें कि इन चीजों की हकीकत क्या है, ये चीजें क्या होती हैं, ये क्या मामला है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे जो हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है इनको राह रास्त पे लेके आने का। लेकिन हमने क्या किया, ये चीजों को ग्लैमराइज किया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं डॉक्टर नहीं बना था, तो मेरी ना वो एक दफा वार्ड में ड्यूटी थी, वो वार्ड बुराई ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में। अच्छा, वो मैं जब उधर गया तो तब मैं डॉक्टर नहीं था, अभी स्टूडेंट ही था। तो वहां पे ना एक शख्स बैठा हुआ, तो ऐसे करके बैठा हुआ, उधर एक दरमियानी उम्र का, वो ऐसे करके बैठा हुआ और ऐसे करके ना वार्ड बुराई ज़हनी व नफ्सियाती अमराज को देख रहा और कह रहा, देखो जरीना, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कहां पहुंचा दिया। अब तब तो मैं जब खुद स्टूडेंट था, तब मैं सोच रहा था कि मैं, ये जरीना बहुत खतरनाक औरत है। अब जब मैं डॉक्टर बना तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे जरीना बेचारी को बदनाम किया है इसने, मसले इसके अपने ही होते हैं। तो देखिए, जब हम स्टूडेंट को ये इस तरह से मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे, अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताएंगे कि जो आप फील कर रहे हो ये नेचुरल है और है क्या, तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट फिर ऐसे ही करेगा, जरीना कहां पहुंचा दिया मुझे तुमने। अच्छा, ये भी है चीज है। अच्छा, एक और मैं अगर ब्रीफली, अगर आप हैं तो लास्ट में एक और अगर आपको मैं प्रेशर बता दूं, आजकल की यूनिवर्सिटीज में, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ना एक स्टेटस का प्रेशर भी है। आजकल हमारे बच्चों पे, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रेशर ये है हैंडसम और प्रीटी होने का। जो हैंडसम नहीं है, प्रीटी नहीं है, वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स में जाता है, क्योंकि लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। उसके अलावा फिर कपड़े कौन से पहनने हैं, स्टेटस सिंबल बन गया हमारे एजुकेशन। आप कौन सी गाड़ी पे आ रहे हैं, आपके पास मोबाइल फोन किस तरह का है, अगर ये ना हो तो जी वहां पे जी, अच्छा, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की इज्जत नहीं करते। आप देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों से इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये जो गैप है, ये प्रेशर्स हैं, उनके कह लें कि जहन से बोझ जो है ना वो कम से कम हो सके, और वो इतना खतरनाक स्टेप जो है ना वो ना लें अपनी ज़िंदगी के हवाले से। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच कि आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।